कैसे पढ़ रहे हैं आप लोग। स्वागत है दोस्तों आपका बैकबेंचर्स के इस यूट्यूब चैनल पे। तो एक्टिविटी 1.1 और एक्टिविटी 1.2 करने के बाद आज हम लोग एक्टिविटी 1.3 देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ये हमारा एक्टिविटी 1.3 है जिसका क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू जिंक ग्रैनुअल्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इज़ एडेड टू इट। और इसके साथ ही एक और इसमें जो ऐड किया गया क्वेश्चन है इज़ देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। ओके, तो मैं सबसे पहले आपको पहले दो टर्म का मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ। ठीक है, तो पहला जो हमारा टर्म है वो है हमारा जिंक ग्रैनुअल्स। ठीक है, तो आप लोग में से बहुत के मन में सवाल आया होगा कि सर ये क्या होता है। ठीक है, तो जिंक ग्रैनुअल्स का कहने का मतलब है कि जिंक का सॉलिड क्रिस्टल। ठीक है, जिंक का सॉलिड क्रिस्टल जो कैसे बनता है, जो पिघला हुआ जिंक वो पानी में डालने से बनता है। ठीक है, आप लोग अब समझ भी गए कि ये जिंक ग्रैनुअल्स क्या होता है और ये कैसे बनता है। ठीक है, और अब हमारा जो दूसरा टर्म है वो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, कि ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है सर। ठीक है, सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी तो लिखा जा सकता था, ये डाइल्यूट लगाने का क्या मतलब हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म होता है, एक डाइल्यूट होता है, दूसरा क्या होता है कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, डाइल्यूट में क्या होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो और एसिड की मात्रा कम हो। ओके, उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड किसको बोलते हैं, तो कॉन्सेंट्रेटेड इसका ठीक अपोजिट होता है। ठीक है, उस सॉल्यूशन में एसिड की मात्रा ज़्यादा रहता है और पानी की मात्रा कम रहता है। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दोनों लेना है। ठीक है, और दोनों में एक एक करके आपको जिंक का जो ये क्रिस्टल है जिसको हम लोग जिंक ग्रैनुअल्स बोल रहे हैं उसको डालना है। ठीक है, उनको उसमें डालना है, उसके बाद उसको आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, किसको ऑब्जर्व करना है, आपका जो जिंक का क्रिस्टल था उसको आपको ऑब्जर्व करना है और देखना है क्या उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं। हम लोग दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब लेंगे। पहले टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वो जिंक क्रिस्टल ऐड करेंगे, फिर दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक क्रिस्टल को ऐड करेंगे और देखेंगे क्या दोनों में क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके साथ एक और क्वेश्चन है इज़ देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। फिर दोनों टेस्ट ट्यूब को हम लोग को पकड़ के या फील करके आप हमें चेक करना है क्या उनके टेम्परेचर, उसका जो तापमान था जो पहले था जो अभी है उसमें कुछ बदलाव हुआ है, क्या वो गर्म या ठंडा, मतलब उसके टेम्परेचर पे क्या फ़र्क पड़ा है। ओके, तो यहाँ मैंने आंसर तो लिख दिया है, इसको आप लोग लिख सकते हो, लेकिन हम यहाँ थ्योरी पढ़ने तो आए नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको पूरा डिटेल में ये जो पूरा हमारा एक्टिविटी है उसको समझाऊंगा। उसके बाद आप आंसर पार्ट में जो भी लिखा है वो आपका पूरा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। उसके बाद एक बार ये आंसर का पार्ट आप लोग पढ़ लोगे, उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग सीधा इस एक्टिविटी को समझते हैं। ओके, इससे पहले आप लोग ये कुछ पार्ट हैं जैसे इस स्क्रीन पे भी देख रहे हो आप, तो ये पूरा तो डेफिनेशन वगैरह है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम वगैरह में जैसे पूछा जाता है 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन, तो आप ये पूरा लिख लोगे। और यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा इक्वेशन है दोस्तों, इसको भी हम लोग याद कर लेंगे। तो आप चलिए सीधा इस एक्टिविटी को समझते हैं और अपना पूरा टर्म, क्या ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिंक का क्रिस्टल पे क्या फ़र्क पड़ रहे हैं नहीं पड़ रहे हैं, दोनों टर्म को दोनों को अलग अलग समझते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करते हैं। ओके, ये हमारा जिंक है। ओके, और इसके साथ हम ऐड कर रहे हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस पर क्या हो रहा है। लेकिन देखने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग में से बहुत को तो रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होगी। अगर किसी को याद नहीं है तो मैं उसके लिए दिखा देता हूँ सबसे पहले कि रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होता है। तो आप लोग देख रहे होंगे ये हमारे मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज़ है। ओके, जिसमें सबसे ऊपर क्या है हमारा, सबसे ऊपर हमारा पोटासियम है और यहाँ पे बीच में हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। ओके, और जैसे ही हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है वो घटता जाता है। मैं बोलना चाह रहा हूँ अगर इसमें, अगर ये जो आप पूरा देख रहे हो इसमें से अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटासियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है
या फिर मान लीजिए हाइड्रोजन रिएक्टिव है, तो आप लोग को बोलना है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, ये पोटासियम है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज़ के सबसे ऊपर आता है। ओके, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या हो गया, पोटासियम हो गया, उसके बाद सोडियम हो गया, ओके, उसके बाद कैल्शियम हो गया, उसके बाद मैग्नीशियम हो गया। तो जैसे ही हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, रिएक्टिविटी जो मेटल्स की है वो घटती जाती है। ओके, अब आपसे पूछे कि ये जो आप मेटल पूरा देख रहे हो इस चार्ट में, उसमें सबसे कम रिएक्टिविटीनेस किसका है, तो उसमें सबसे कम आपको बताना है गोल्ड का। ये जो आप देख रहे होगे, 1 मिनट, ये गोल्ड इसका सबसे कम है। क्यों? क्योंकि ये पूरा सीरीज में कहाँ है, सबसे नीचे है। ओके, सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा पोटासियम का है। ठीक है, ये हमारा पोटासियम है। तो सबसे ज़्यादा किसका है, ओके सॉरी, और सबसे कम गोल्ड का है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ ये रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि आगे जो हम लोग इक्वेशन देखने वाले हैं उसमें ये पूरा रिएक्टिविटी सीरीज़ का बहुत ही काम आने वाला है। ओके, तो वापस चलिए हम लोग उस इक्वेशन पे जाते हैं पहले। तो यहाँ पे हमारे 2 एलिमेंट हैं, पहला जिंक है और दूसरा ये हाइड्रोजन। तो चलिए वापस हम लोग उस रिएक्टिविटी सीरीज़ पे चलते हैं और देखते हैं कि जिंक और हाइड्रोजन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके, तो हम लोग वापस उस सीरीज़ पे आते हैं। तो ये हमारा जिंक है यहाँ पे, ओके, और ये हमारा हाइड्रोजन है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जिंक और हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जिंक है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर है, मतलब पूरा में सबसे रिएक्टिव नहीं है। हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं जिंक और हाइड्रोजन में। जिंक और हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक है। किससे? हाइड्रोजन से। ओके, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब तो वापस इक्वेशन पे आइए। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जिंक और हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन था, जिंक था। लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोक्लोरीन के साथ क्या कर रहा है, कंपाउंड बना रहा है। तो आप ही बताइए, जो जिंक और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करेंगे तो जिंक ये बर्दाश्त कभी कर ही नहीं पाएगा कि वो हाइड्रोजन को अकेला छोड़ देगा। मतलब चूँकि जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये जिंक इसको क्या करेगा, इसलिए इसके कंपाउंड से हटा देगा और ख़ुद जाके क्लोरीन के साथ कंपाउंड बना लेगा। तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, फिर वो क्लोरीन के साथ मिलके जिंक क्लोराइड बना लेगा। ठीक है, देखिए ये हमारा जिंक था, ये हाइड्रोजन था। चूँकि जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से हटा देगा, मतलब उसको भगा देगा, बोलेगा हटो यहाँ से, तुम मेरे से कम रिएक्टिव हो के तुम कंपाउंड बना रहा है। तो उसको भगा दिया और ख़ुद क्लोरीन के साथ मिलके जिंक क्लोराइड बना दिया, और जो हमारा हाइड्रोजन भाग गया था वो लास्ट में अकेला रह जाएगा। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे। मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको कि सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ओके, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एक हाइड्रोजन का पार्ट है, एक क्लोरीन का पार्ट है। ओके, तो जिंक जब देखेगा कि हाइड्रोजन जो उससे कम रिएक्टिव है वो क्लोरीन के साथ क्या कर रहा है, कंपाउंड बना रहा है, तो देखते ही वो क्या, वो गुस्सा हो जाएगा कि तुम मेरे से कम रिएक्टिव हो के कैसे बना सकता है मेरे रहते हुए, चलो भागो यहाँ से। तो जिंक हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, उसको वहाँ से भगा देगा और ख़ुद क्लोरीन के साथ मिलके जिंक क्लोराइड बना देगा कंपाउंड, और हाइड्रोजन बेचारा जो था वो अकेला रह जाएगा। ओके, तो ये पूरा समझ गए होंगे आप। और यही जो हमारा रिएक्शन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है तो आप उसको बता सकते हो। मैंने एग्जांपल आपको दे दिया। इसमें कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसमें जिंक हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहा है, उसको हटा रहा है और ख़ुद हाइड्रोजन की जगह पे चला जा रहा है। इसी कारण इस पूरा रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस साइड जो हमारा होता है वो क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट होता है। तो हमारे प्रोडक्ट में क्या है, पहला तो जिंक क्लोराइड है और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन गैस। ओके, तो मैं सेपरेट से दूसरे स्लाइड पे पूरा इक्वेशन पहले लिख देता हूँ, उसके बाद आगे भी हम लोग बात करेंगे इस पूरा रिएक्शन पे। तो अब इस इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग बैलेंस कर लेंगे। तो इधर देखते हैं, लेफ्ट में जिंक कितना है, 1 है, इधर भी जिंक 1 है। ओके, इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो हम लोग यहाँ 2 लगा देंगे।
तो इधर भी हाइड्रोजन 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए। अब इधर देखिए आप, इसमें क्लोरीन कितना है, इसमें भी 2 है, इधर भी क्लोरीन 2 है। तो ये हमारा पूरा इक्वेशन अब बैलेंस हो गया। ठीक है, तो हम लोग वापस प्रोडक्ट के साइड देखिए। तो सबसे पहले हमें क्या मिला, हमें दूसरे ग्लास में दिखाता हूँ। हमें सबसे पहले जिंक क्लोराइड मिला और दूसरे में क्या मिला है, हाइड्रोजन गैस मिला। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन गैस, लैब में हाइड्रोजन गैस का निर्माण किस प्रकार होता है। ठीक है, तो ये जो हमने अभी तुरंत रिएक्शन देखा है, इसी रिएक्शन के थ्रू लैबों में हाइड्रोजन गैस का निर्माण किया जाता है। ओके, हाइड्रोजन गैस बनाया जाता है कहाँ पे, लैब वगैरह में। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा कि ये रिएक्शन कौन सा, ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट है। फिर हमने देखा कि हाइड्रोजन गैस का निर्माण किस प्रकार होता है। अब तीसरा जो हमारा क्वेश्चन था कि टेम्परेचर में कोई चेंज हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये जो पूरा हमारा रिएक्शन हुआ, तो ये हमारा पूरा रिएक्शन कैसा है, ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक किसको बोलते हैं, द रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट, जिसमें हीट बाहर निकलता हो, वैसे रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ओके, तो इतना तक क्लियर है आपको। और अभी आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, मैं बता देता हूँ कि ये जो हमारा हाइड्रोजन गैस है, इसको कैसे टेस्ट किया जाता है कि ये हाइड्रोजन है या CO2 है। तो जब हम लोग हाइड्रोजन गैस के सामने किसी भी बर्निंग चीज़ को लाएंगे, मान लीजिए आप बर्निंग कैंडल को ला रहे हो हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में, तो वहाँ जो साउंड होता है वो पॉप साउंड होता है। ठीक है, पॉप साउंड होगा और वो कैंडल हमारा क्या होगा, बुझ जाएगा, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जिस गैस का निर्माण हुआ है, कौन सा गैस है, वो हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये पूरा रिएक्शन हमने देखा। तो इसके बहुत सारे टर्म देखे कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और हाइड्रोजन गैस का निर्माण किस प्रकार होता है। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा रिएक्शन जो था हमारा जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, अब हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, तो आइए दूसरे स्लाइड पे उसको भी समझते हैं। तो अब हम लोग जिंक को किस में ऐड करने वाले हैं, जिंक को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको H2SO4 हम लोग लिखते हैं। ओके, तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो अभी तुरंत हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ देखी थी, तो आप फटाक से बता दीजिए कि जिंक और ये हाइड्रोजन, इन दोनों में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो हमने पिछले जो रिएक्शन था उसमें भी देखा कि जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, उसको वहाँ से भगा देगा, और खुद ये जो हमारा सल्फेट है SO4, इसके साथ वो कंपाउंड बना देगा। ओके, तो क्या क्या बनाएगा, तो जिंक पहले सल्फेट के साथ जिंक सल्फेट बनाएगा, ZnSO4 जिसको हम लोग लिखते हैं, और फिर वो हाइड्रोजन बेचारा फिर से अकेला रह गया। ठीक है, उसको तो भगा दिया, तो ये हाइड्रोजन हमारा वापस ऐसा का ऐसा ही रह गया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा रिएक्शन है। और तो हम लोग देख लेते हैं ये बैलेंस है या नहीं। इधर भी जिंक 1, ओके, इधर भी 1, इधर भी सल्फेट 1, इधर भी वही है, हाइड्रोजन 2। तो ये पूरा जो हमारा रिएक्शन है वो बैलेंस। ठीक है, तो अगर आप लोग इस रिएक्शन को देख पा रहे हो, इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि इसमें भी कौन सी गैस का निर्माण हुआ है, इस यहाँ भी हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ है। ओके, और ये रिएक्शन कौन सा है, तो वापस ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था क्यों। और ये एंडोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक, मतलब एक्सोथर्मिक होता है जिसमें हीट बाहर निकलता हो। ठीक है, जिसके कारण हम जिस टेस्ट ट्यूब में या जिस फ्लास्क में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। तो ये जो हमारा रिएक्शन हुआ ये एक्सोथर्मिक है। ओके, ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, इसमें भी हमारा कौन सा गैस का निर्माण हुआ है, इसमें भी हमारा हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ है। ओके, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, जो हमारा फ्लास्क होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों रिएक्शन को हम लोग ने समझ लिया है। ठीक है, तो आई होप कि फर्स्ट रिएक्शन और सेकेंड रिएक्शन दोनों आपके क्लियर हो गए होंगे। दोनों में हम लोग ने देखा कि वो किस प्रकार का रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, कौन सा गैस का निर्माण हो रहा है, तो सब हम लोग ने समझ लिया है। तो देखते हैं आगे हमारा अगला टॉपिक क्या है। आई होप कि आपने ये आंसर वाला पार्ट जो है, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा। चूँकि बोर्ड वगैरह में तो डेफिनेशन पूछा ही जाता है, तो इसको आप लिख लेंगे। ठीक है, ये था। फिर हमारा दूसरा स्लाइड पे भी कुछ आंसर थे, ये हमारा दूसरा स्लाइड पे ये पूरा है, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और ये हमारा रिएक्शन था,
जिसको मैंने आपको सेपरेट समझा दिया है। ये एक्सोथर्मिक क्यों है वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसमें हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये पूरा को आप डेफिनेशन में अपने नोटबुक में लिख लेना। और अब हमारा दूसरा जो रिएक्शन था उसको भी मैं दिखा देता हूँ, उसका भी डेफिनेशन आप लोग लिख दो। तो ये हमारा सेकेंड रिएक्शन था, ठीक है, जिसमें हम लोग जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। ओके, तो इसको भी आप लोग नोटबुक में लिख लेना। और हाइड्रोजन गैस वगैरह मैंने आपको समझा दिया सब कुछ। और ये एक्सोथर्मिक है, पूरा गर्म हो जाता है, इसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो मैंने एक एक टर्म आपको पूरा क्लियर समझा दिया है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आया हो। अगर दोस्तों आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करो। ये हमारा डायग्राम था, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। ये हमारा कॉर्क है, ये ग्लास ट्यूब है, ये हमारा हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है दोनों ही रिएक्शन में। और ये जिंक ग्रेनुअल्स है, जिंक के छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं। ये हमारा क्या था, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। और यही हमारा क्या था, फ्लास्क, जिसको आप लोग टच करे हुए तो ये बहुत ही हीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। ओके दोस्तों, सो थैंक यू दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें, हम उस पर ज़रूर ही वीडियो बनाएंगे और आपकी मदद करते रहेंगे। चाहे हमारे पास टेक्नोलॉजी हो या नहीं हो, हमारे पास स्किल हो या नहीं हो, लेकिन मेरे पास जितना है मैं आपको देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। क्योंकि विद्या है, बांटने से बढ़ेगा ही, घटने वाली चीज़ तो है नहीं। तो इन्हीं अच्छी बात के साथ थैंक यू। बस पढ़ते रहिए, मौज में रहिए। थैंक यू दोस्त।